अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बातचीत का अमल बहुत दिनों से इंतज़ार है कि आगे चले, लेकिन उसके साथ इमरान खान से जुड़े हुए केसेस भी हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद जेलों में बंद है, उसके ऊपर भी ये दबाव मौजूद है कि उन मुकदमात का क्या बनेगा। किसी के ऊपर फ़र्द जुर्म आज आयद हुई है, पिछले दिनों में भी कुछ लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई, लेकिन सबसे बड़ा और जो मरकज़ी उसके अंदर रोल है इस सारे मामले के अंदर कि क्या बनेगा इमरान खान का उन मुकदमात में जिसमें 190 मिलियन का पाउंड का केस भी शामिल है। 190 मिलियन पाउंड के मामले के अंदर बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ। पहले दिन से ये ख्याल था कि ये बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है और इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर इसको करते हुए गुरेज करना चाहिए था। लेकिन उस मामले के अंदर जब तक पूरी तहकीक करनी ली जाती, मलिक रियाज की गवाही नहीं हो जाती, शहजाद अकबर की गवाही नहीं हो जाती, फरा गोगी से आपको विटनेस बॉक्स में सवाल जवाब नहीं करते, उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनसे नहीं आप पूछगिछ कर लेते कि वो पैसा है और आपने कैसे जमा कर लिया, तब तक ये केस मुकम्मल नहीं है। और उसके ऊपर से एक और काम ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नैब लॉ के अंदर अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट ये कर दी कि जो कैबिनेट डिसीजन करेगी वो नैब लॉ के परव्यू से बाहर हो गए। तो उसके बाद उस केस में जान नहीं रही, जो एक केस बनता था उसकी जान खुद निकाल दी गई। तो अब उसके अंदर सज़ा कैसे होगी ये मुझे मालूम नहीं, जज साहब फैसला सुनाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये उसका ओवरऑल बैकग्राउंड है। 2 दफ़ा पहले मुलतवी हो चुका है, आज भी सज़ा का अमल मुलतवी हो गया और साथ ही तहरीके इंसाफ की टॉक्स जुड़ी हुई हैं। तो क्या इनमें आपस में कोई गहरा ताल्लुक है कि कभी अमल करीब आने की तारीख आती है, फिर साथ बातचीत के अमल की भी उम्मीद आती है तो वो मुलतवी हो जाता है। इस आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारी शख्सियत है सेनेटर तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। इसके अलावा ऑन अब्बास बप्पी साहब PTI से भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। और आगाज़ में प्रोग्राम के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सलमान नकम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब आपको वेलकम करूँगा। बताइएगा कि ये कोई आपस में ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से? कभी बैक चैनल आता है तो उस वक्त भी मौका मिल जाता है। आज अभी फॉर्मली 16 की तारीख आई है बातचीत की, तो आज केस लगा हुआ था लेकिन फिर वो आगे चला गया। कुछ आपस में रब्ता है इन दोनों चीज़ों का? नहीं, कोई राब्ता नहीं है। क्यों ये आज फैसला नहीं सुनाया गया मैं नहीं कह सकता। देखिए, एक तासुर देने की शायद ये कोशिश है कि कोई बैक चैनल पे कोई राब्ता है, कोई गुफ्तगू है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा, लेकिन इसकी तरदीद इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं बारहा और मैं भी करता हूँ। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश है। और एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आपने इंट्रो में कहा इस मुकदमे के हवाले से कि इसके वाक़यात क्या हैं, शवाहिद अब क्या सामने आए, क्योंकि ज़ाहिर है शवाहिद गवाही तो अब हो चुकी है, अब सिर्फ फैसला आना है। देखिए, ये बात पूरी तरह से अब साबित है कि जो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये पैसा पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना की इमा से नहीं आया। ये पैसा बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी और जो मलिक रियाज ख़ानदान है उनके दरमियान जो मामला हुआ, उसके नतीजे में बराह रास्त ये पैसा बरतानिया से इस अकाउंट में आया। लिहाजा ये कहना कि ये पाकिस्तान की काबीना या वज़ीर आज़म इमरान खान की इमा से आया, उन्होंने ये पैसा जो रियासत पाकिस्तान का था वो मलिक रियाज के हवाले कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। ये पैसा कभी भी रियासत पाकिस्तान, मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है राजा साहब। पैसा वहां पे राजा साहब, मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब ये पैसा पकड़ा था तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन यहाँ से फिर एसेट रिकवरी यूनिट उस वक्त के सरबराह शहजाद अकबर ने जो रोल अदा किया और एक बैरिस्टर नसीम साहब होते थे PM सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने जो खत लिख के भेजा, मैंने वो दस्तावेजात देखी हुई हैं, तो इट्स ए कंट्रोवर्शियल मैटर। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं है नदीम मलिक साहब। ये तमाम गवाही शहादत अब हो चुकी है। कभी भी ये पैसा पाकिस्तान का नहीं ठहरा। किसी बरतानवी अदालत ने या बरतानवी इदारे ने नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। ये वहाँ के अकाउंट्स में आया सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से, जो एक वन हाइट पार्क कॉर्नर हसन नवाज साहब से मलिक रियाज फैमिली ने खरीदी, उसकी वजह से इस पैसे को उन्होंने फ्रीज किया कि ये क्या पैसा है, ये क्यों पड़ा हुआ है। कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि यह पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का है। मलिक रियाज खानदान ने नेशनल क्राइम एजेंसी से यह तय किया कि हम इस पैसे को आपकी हुदूद से निकाल के वापस ले जाते हैं, आपका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उनका कंसर्न सिर्फ ये था कि यह पैसा बरतानिया में क्यों आया है, कहां से आया है, बस। वो ये इससे आगे वो गए नहीं।
जब पैसा वहां से निकल गया बरतानिया से तो उनका उस पैसे में इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये पैसा मलिक रियाज खानदान की हिमायत से उनके दस्तखत से बराह रास्त। सर ये मुकम्मल वजाहत दुरुस्त नहीं है, माजरत चाहता हूँ, ये वजाहत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। 190 बिलियन पाउंड में एक ट्रांजैक्शन वो थी जो हसन नवाज से की गई थी, वो 50 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी थी, वो 190 बिलियन पाउंड का एक हिस्सा है। बाकी दो उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और एक अदर प्रॉपर्टी उनकी अटैच की गई थी। और नेशनल क्राइम एजेंसी की पूरी स्टेटमेंट में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जी सर, जी मैं आपको सुन लेना मेरी बात, ये सुन लीजिए। देखिए आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, मैं गलत बात नहीं करूंगा। कोई फैसला नहीं हुआ बरतानिया में कि ये पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। सिर्फ ये हुआ कि इस पैसे के हवाले से उन्होंने एक गुमान पैदा किया कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस पैसे की सोर्स क्या है, और उसके बाद उनके पैसे को उन्होंने डी फ्रीज किया एक मायदे के तहत। एक मायदा हुआ मलिक रियाज खानदान के साथ और ये पैसा इधर आ गया। कोई फाइंडिंग नहीं हुई इसके ऊपर, कोई वहां पे ये डिक्लेरेशन किसी अदालत या इदारे की तरफ से नहीं आई कि साबित हो गया कि ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। ये नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, उसमें कोई कुछ तहरीर, वो एक चीज है। एक बात होती है कि एक चीज को अदालत तय कर दे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तमाम मुकदमात जो थे वो खत्म कर दिए उस तस्वीर के तहत, और मलिक रियाज खानदान के जो अकाउंट फ्रीज किए गए थे उनको डी फ्रीज किया, और उनकी हिदायत पे, मलिक रियाज खानदान की हिदायत पे, यह पैसा इधर आया। पाकिस्तान की काबीना के पास सिर्फ एक चीज आई। नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह कहा कि चूंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसी तफ्तीश हम अपने मुल्क में करते रहते हैं, हम जो मायदा कर रहे हैं मलिक रियाज खानदान के साथ, हम चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहे, इसकी तशहीर ना हो। ये सिर्फ एक दरखास्त उन्होंने भेजी कि इसकी तशहीर ना हो, पैसा हम इस मायदे के तहत इजाजत दे रहे हैं मलिक रियाज खानदान को कि ये वापस ले जाएं। वो पैसा आ गया वापस। आते ही 190 मिलियन पाउंड जो हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में गए। उसका जो रुपए में नेबुल बदल था वो इस अकाउंट में गया, इस अकाउंट में मौजूद रहा, और फिर यहां से ये सरकार रियासत के पास चला गया। एक पैसे का रियासत को कभी नुकसान नहीं हुआ। ये तमाम पैसा खजाने में मौजूद है, और इमरान खान या बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। ये तमाम गवाही आ गई है कि उस ट्रस्ट से एक रुपया जो है वो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को अदा नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं आपकी वजाहत से मुतमईन नहीं हूं, लेकिन आपको अपनी वजाहत देने का हक है। आप और पूछिए। वो सारा पैसा उस लाइबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिया गया था और बाद में उस पैसे को ट्रांसफर किया गया हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, जब फायज ईसा साहब ने किया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको मजे के साथ 190 मिलियन पाउंड जाने दिया उस लाइबिलिटी अकाउंट में। तो मैं आपकी वजाहत से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आगे चलते हैं, इस तरह बहस में प्रोग्राम निकल जाएगा। नदीम मलिक साहब, नहीं एक मिनट, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए पैसा तो अकाउंट में आ गया ना, वो तो मलिक रियाज खानदान ने भेजा, हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं भेजा। वो बराह रास्त बरतानिया से वहां आ गया वो पैसा। किसी के अकाउंट में भी अगर ट्रांसफर हो तो ट्रांसफरी ले लेते हैं, वो पैसे उस अकाउंट में आ गए। जब चाहती हुकूमत उस पैसे को ले सकती थी, और हुकूमत ने वो बिलाखिर 2-2.5 साल के बाद ले लिया, लेकिन उस पर 20 अरब रुपए मुनाफा भी कमाया। तो ये कहना कि पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान हुआ या इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ, ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, ना नुकसान हुआ ना उनको फायदा हुआ। लेकिन मैं आपकी वजह से मुतमईन नहीं हूं, आपकी वजह से मुतमईन नहीं हूं मैं। आप ना हो, लेकिन मैं कि जो मैंने वाकयात आपको बताए हैं ये 100% दुरुस्त हैं। एक गलत बयानिया बुना गया सहाफती सतह पे, सोशल मीडिया की सतह पे। आप कुछ गवाही और शहादत सर राजा साहब अदालत मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ती है। साहब कहते हैं कि वो भी इस पे एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर मैंने टॉक्स के ऊपर आपसे सवाल नहीं देखिए, मैं साहब को सवाल करना चाहता हूं। नहीं देखिए, मैं राजा साहब से मैं गाइडेंस के लिए पढ़ना चाहता हूं। बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी। नहीं, मैं गाइडेंस के लिए आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक प्राइवेट पार्टी और एनसीए के दरमियान कोई इशू था तो हुकूमत पाकिस्तान और उसकी कैबिनेट को क्यों लाया गया, क्यों वहां से मंजूरी ली गई? वो फिर एक प्राइवेट जो एनसीए और प्राइवेट पार्टी थी वो अपना काम कर लेती। जी सर, जी सर, जी मैं जवाब दे देता हूं जो फिर आगे चलते हैं। देखिए उन्होंने, मैंने जैसा अर्ज किया, सिर्फ ये कहा कि इस मायदे को खुफिया रखा जाए, हुकूमत पाकिस्तान इसकी तशहीर ना करे। ये वाहिद बात है जो काबीना के सामने आई। उन्होंने इजाजत नहीं मांगी, और देखिए इसका फायदा हुआ ना पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये पैसा आ गया, जो अगर वहां पे हम जाके लड़ते, रियासत पाकिस्तान लड़ती, तो शायद 10 साल आप वहां अदालतों में लड़ते रहते। एक उनके दरमियान तस्वीर के नतीजे में अगर पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, हमारे कानून के ताबे हो रहा है, और उससे साबित भी हुआ बाद में कि ये पैसा चला गया सरकार के पास,
इससे अच्छी चीज रियासत के लिए क्या हो सकती थी कि ज़र मुबादला के ज़खायर में फिलफौर इजाफा हुआ, पैसा अकाउंट में पड़ा रहा, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उससे एक पैसा 16 तारीख नहीं निकला। को जनवरी 16 छोड़ देते हैं। आपकी अब बातचीत का अमल जो शुरू होना है हुकूमत पाकिस्तान, ये जो कमेटी के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है, बताइए उसकी अब क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है? आप जब जाएंगे मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर 16 तारीख को, तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल लेकर जाएंगे, और हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये हमारे एक तरह से आप कह लीजिए प्रिलिमिनरी मुतालबात हैं, जहाँ से हम चाहते हैं कि बात ने अगर आगे बढ़ना है तो ये बात तो कम अज़ कम हो। हमारा मुतालबा ये होगा कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बन जाए, सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल, और वो अपना काम शुरू कर दे। अगर ये बात हो जाती है तो हम फिर बाकी बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, फिर अगली नशस्त हो सकती है। लेकिन अगर ये बात मंजूर नहीं होती तो फिर ये तीसरी नशस्त जो है ये आखिरी नशस्त होगी। ये प्रिलिमिनरी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो प्रिलिमिनरी में बाद में आपने ऐड क्या करना है वो भी बता दें। देखिए, बात तो जब आगे बढ़ेगी, अगर ये बात ग्राउंड रूल्स तय हो जाते हैं कि जो हमारे असीरान हैं उनको हक हासिल है कि ज़मानत हो, उनकी 2 साल होने को आए हैं, उनकी ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हो रही, क्यों उनको ज़मानत नहीं मिल रही? 74 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद साहब हों, एजाज चौधरी साहब हों, उमर सरफराज चीमा और सैकड़ों दूसरे लोग, ये उनका आईनी और कानूनी हक है कि उनको ज़मानत मिले। उनकी ज़मानत के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, और जो हमारा निज़ाम पूरा इस वक्त अदालत का एक साए तले है, दबाव तले है, ये उसी का नतीजा है कि इन लोगों की ज़मानतें नहीं हो रही। तो हम कहते हैं सब असीरान की ज़मानत हो, या रिहाई का भी मुतालबा करेंगे। जी बिल्कुल, जी उनकी भी जमानत होनी चाहिए ना। देखिए, उनके ऊपर तो मुकदमा एक कोयटा में कत्ल का भी बना हुआ है, कोई खानदान में तनाज़ा था, वहां कत्ल हुआ, उसमें भी आपने इमरान खान को डाल दिया। और इस नौयत के बेशुमार लग मुकदमात हैं, 200 के करीब मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब नामजद हैं। तो हम कहते हैं लग मुकदमात को ख़त्म करें, जहां आपने ट्रायल कर ली है वहां अब हमारा हक है, हम आगे जाएंगे, हाई कोर्टों में जाएंगे, वहां हम बेल की इस्तदा करेंगे। पहले साइफर में मुखालफत नहीं की इन्होंने बेल के मौके पे, तो बेल देना, जमानत होना कोई मुकदमे का इख्तिताम नहीं होता, मुकदमा चलता रहता है। हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हक है हमारे असीरान का कि उनको जमानत मिले कानून के मुताबिक। ये अगर होता है तो फिर आगे मजीद जितने भी मामलात हैं इस मुल्क में, देखें पॉलिटिकल स्पेस हर एक के लिए खत्म हो चुकी है। जो साहिब राय है PMLN के अंदर जो हमसे गुफ्तगू होती रहती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही है कि हमें अब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस को हासिल करना है। आइंदा इलेक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे 2024 में हुआ या पहले भी कभी हुआ। हम ये चाहते हैं कि अब इस मुल्क सलमान नकम राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक लाल चौधरी साहब, पहले तो 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ही आ जाते हैं सर। 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स में प्रोग्राम किए थे, और मैं इस वाहिद केस को समझता था कि जो मजबूत केस है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन आपकी हुकूमत ने खुद कैबिनेट में वो कैबिनेट वाले उस फैसले को तहफ़्फ़ुज़ दे के नैब लॉ के अंदर इस केस का बेड़ागर्क कर दिया हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनडिक्लेयर्ड जो असासे या अमाउंट या उनके वो एसेट्स थे, उनकी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साबित नहीं कर सके वो फैमिली के ये उनके हैं या लीगल हैं, जिस पर ये कानून मौजूद है कि वो वापस उस मुल्क को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसमें फैसिलिटेशन जो है वो देखे ना, अब 2-3 चीज़ें हैं। अब सलमान अकरम साहब ठीक है, वो बात हमारी नहीं सुनते, लेकिन गुजारिश ये है कि ये 2018 में इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, उससे उस वक़्त से NCA पाकिस्तान हुकूमत से राब्ते में था, और बैकडोर पे सलमान, शहजाद अकबर, इनको उन्होंने इमरान खान के ब्याह पे वो उसी बंदे से राब्ते में था जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही थी। ठीक है, 240 कनाल जो ज़मीन है, यानी सारी चीज़ें साइड बाय साइड आगे पीछे होती जा रही हैं, और वो उसी बंदे से आप ले रहे हैं जिसको ये फ़ायदा पहुंचना है। बरतानिया में एक लॉ आया था अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, उसके साथ ये तहकीकात जुड़ी हुई थी, तो उसमें उनके 2 बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए। हाँ। एक वो प्रॉपर्टी थी जो हसन नवाज से खरीदी उसने 1 हाइड पार्क, और एक दीगर प्रॉपर्टी थी, ये मिला के 190 मिलियन। मैं वही आपको कह रहा हूँ, देखे ना खुदा की कुदरत कि आप किसी लिए कुआं खोदते हैं और ख़ुद गिरते हैं। यानी हुसैन नवाज और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ NCA को ख़त लिखा, ठीक है, उनको क्लीन चिट मिल गई, 2-2.5 साल लगे उनको क्लीन चिट मिली, और इस मामले पे
ये खुद उसमें से पैसे लेते हुए पकड़े गए। और देखिए ना, आपने अगर आपकी कोई दाल में काला नहीं था, नीयत खराब नहीं थी, 6 नवंबर 2019 को मुआहदा होता है, 29 को पैसे आते हैं पहली किस्त, 3 दिसंबर को जाके आप कैबिनेट में बंद लिफाफा पेश करते हैं। भैया आप फिर, आपको तो पता था मुआहदा होने वाला है, हुकूमत एनसीए पाकिस्तान हुकूमत में राब्ते में थी पहले दिन से। लेकिन सर ये केस मुकम्मल ही नहीं है, ना इसमें शहजाद अकबर की तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना फरा गोगी की हुई है सर, ना इसमें मलिक रियाज की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई सर है। ये देखें तो ना, केस तो आगे आपका चल ही नहीं सकता। इवन चीफ जस्टिस की होनी चाहिए थी, साकिब निसार की। बिल्कुल। और इसमें देखिए गुजारिश है, और दूसरा जो जुल्म देखिए, ये आप क्या करते क्या है, हर चीज को इस्लामी टच दे देना है। यानी मैं, अल्लाह माफ करे, यहाँ आपके दफ्तर के बाहर खड़े होकर डकैती करूं और वहां से थोड़े से पैसे सामने मस्जिद में दे दूं, कहो नहीं मैं तो मस्जिद तमीर कर रहा हूं। यार कैसी शर्म। यानी आपने उसको सारे, इनकी जरा ट्रेंड देखें, इन्होंने सारा कुछ जोड़ दिया कि सीरत नबी पे एक हम बना रहे थे, ये उसके लिए उसके खिलाफ है। यानी इस्लामी टच दिया है ना जी उस ट्रस्ट को, अलकादा ट्रस्ट को। यानी किस रकम से बना रहे हैं, 190 मिलियन से जो मिले हैं उससे। जो इसमें बुनियादी गलत इसलिए है कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अथॉरिटी थी कि पब्लिक सेक्टर में एक अलकादिर यूनिवर्सिटी बना देते, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आपको कोई रोकने वाला, और आपने मलिक रियाज से जमीन लेने की जरूरत नहीं थी। आपने मलिक रियाज से ही लेने थे जिसको आप फायदा दे रहे थे। और आपको याद है मलिक साहब, एक फुटेज वायरल हुई थी उसी दौरान शहजाद अकबर की मीटिंग की और वहां बैग्स एक्सचेंज करने की, वो आज भी चला के देखे, वो उसी दौरान। यानी बता दें क्यों मिल रहे थे। ये जगह जमीन भी मलिक रियाज की है, हाँ जी, और इसकी बिल्डिंग इमारत की तमीर के ऊपर जो सड़क बनाई है वो भी उनकी है, उन्होंने बना के दी है, मेन सड़क के साथ जोड़ के दिया है। उससे पहले एक 150 कनाल जमीन थी बनी गाला में, फरागोगी के नाम पे ट्रांसफर की गई थी, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी वहां बनाने का फैसला हुआ तो उधर शिफ्ट हो गई। जी, उधर करके दी, फिर उसको बाद में उसको भी और जुल्फी को भी निकाल दिया गया ट्रस्ट में से निकाल दिया। यानी आप देखिए ना, और अब बात रही कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं और फैसले आज क्यों नहीं हो रहा सुबह। मेरा ख्याल है जज साहब एहतियात कर रहे हैं, मुहतात हैं, क्योंकि 3-4 दफा तो हायर कोर्ट्स के साथ ये ट्रायल, कभी काला दम, कभी दोबारा से शुरू, कभी ये नहीं ठीक। उन्होंने इतनी एडजर्नमेंट्स इनको दी हैं, इतना मौका इनको दिया है, एक एक गवाह के लिए 12-12, 15-15 दफा एडजर्नमेंट दी है कि चले आप इस पे बहस कर ले। और वो अगर ये मुहतात है, मुझे लगता है कि यार चले अगर ये सुनने नहीं आए, इनके वकला नहीं आए, तो मैं आज ना सुनाऊं, मैं 2-4 दिन बाद। सर तीसरी दफा इल्तवा हुआ है, तो जज साहब के लिए ये कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, उन्होंने तो फैसला देना है। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स आपके जो है ना वो आई थिंक फैक्टर इन हो रहे हैं। सियासी कारकुन के तौर पे मैं बड़े वसूख से आपसे बात कह रहा हूँ, मुज़ाकरात के साथ या इस फैसले के कोई डील या ढील नहीं जुड़ी हुई, बिल्कुल भी। सर आप 24 से 26 नवंबर के दरमियान वाले मुज़ाकरात अगर सामने रखें तो आप डील भी दे रहे थे, ढील भी दे रहे थे। सर जी वो इन्होंने अज्यूम किया कि ये किस कदर, ये तो आप खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अब बात ये है, मगर इस वक्त जो मुवक्कफ रियासत का है, ना 9 मई, ना 26 नवंबर, ना 190 मिलियन जैसे केस, कोई कुछ नहीं, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, होगा वही जो कानून के तहत। ऑनबाज बपी साहब, सर आप फरमाइए, ये आज फैसला क्यों नहीं आया, इसके पीछे कोई सियासी मुज़मिरात हैं इसके, या कुछ और कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जिस तरह के पहले सलमान राजा साहब ने आपको तो खैर लीगल एस्पेक्ट्स बता दिए, बड़ा सिंपल सा है, इसके 2 एटलीस्ट कॉनोटेशंस तो मुझे समझ आ रही हैं। अगर इतना मतलब क्लियर कट केस था जिस तरह तलाल चौधरी साहब बता रहे हैं, तो फैसला सुना देना चाहिए था। अब उसकी जो मार्जुआत हमें पेश की गई जी कि आज बुशरा बीबी और खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए, जज साहब सुबह 8:30 बजे तशरीफ़ ले आए और 10:15 बजे उन्होंने कहा कि दोनों मुलजिम शायद नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सारी दुनिया को पता था कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। जो मेन एक्यूज इमरान खान साहब पर डाला गया था वो अडियाला में बैठे थे, जज साहब कोई अपनी सिविल सेशन अदालत में नहीं थे, अडियाला में तशरीफ़ लाए थे, मुलजिम भी वही था, तो सुना देते। क्या इससे पहले कभी भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के होते कोई केस सुनाया गया? तोशा खाना ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उस वक्त भी बुशरा बीबी और खान साहब मौजूद नहीं थे, तब भी सजा सुना दी गई। चले आज का सुना देते हैं। आपके ख्याल में 23 दिसंबर को भी खान साहब पर बुशरा बीबी नहीं, मैं बताता हूँ, आपकी वजह भी बता देता हूँ। 23 को भी क्या मौजूद नहीं थे? क्या 6 जनवरी को भी मौजूद नहीं थे? और आज फिर 13 को मौजूद नहीं है। 17 को अगर ये दोनों मौजूद हुए, मुझे शक है कि फिर भी फैसला नहीं सुनाएंगे। उसकी वजह बड़ी 2 हैं जो बड़ी सिंपल है। इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो एक प्रेशर इनको फील हो रहा है, चाहे शायद माने या ना माने, कि जी पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है जी इस वक्त, जिस जमात जो मोस्ट पॉपुलर जमात है हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं।
अब अगर फैसला सुना देते हैं तो 10 साल या 12 साल जो इन्होंने सजा सुनानी है, अब वो नैरेटिव को किल कर देगा। भाई आप कह रहे हैं कि आप इंगेज करें, आपने उसको 10-12 साल सजा नहीं, और अगर स्पेयर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके पास एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा, भाई रखा क्यों है। और लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा प्रेशर है, थोड़ी सी रोशनी तो डालें, हमें आसानी से समझ तो आ जाए। इंटरनेशनली एक जो इनके पास, लेकिन सारी दुनिया थे कि ये जो अभी अल्लायान साहब आए थे उनसे गपशप हुई है, तलाल चौधरी साहब से पूछने वहां पे क्या मामला हुए। सारी दुनिया को कंसर्न है, इमरान खान साहब को ऐसा चीज नहीं जिसको आप निगल जाएंगे, ये ऐसी चीज नहीं है जस्ट बिकॉज जो आपका दिल आपके ख्याल में अन्नयान ने आके इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था? नहीं, मुतालबा कोई मुतालबा नहीं मलिक साहब, ऐसा नहीं। आप मेरे सवाल को थोड़ा सा दूसरा ट्रैक दे रहे हैं। क्या बात? प्रेशर ये कोई नहीं देता कि छोड़ दे, प्रेशर ये कहता है कि जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है। मैं बता, ये जो प्रेशर ये होता है कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है। आपने कहा कि अन्नयान आए होंगे, क्या बात की तलाल साहब से पूछ लें, अन्नयान ने क्या बात की? तो आप खुद से पूछ लीजिए, मैं एक जर्नल आपको बता दे रहा हूं। वो ये नहीं कहते थे कि इसको छोड़ दो, वो ये कहते हैं कि जो 200 केस बना रहे हो, दिस मस्ट हैव टू स्टॉप समवेयर, कहीं ना कहीं इसको रुकना पड़ेगा। हम कोई आइलैंड जजीरे में नहीं बिकते, या दुनिया में कहते जो करते हैं। रुकिए, यहाँ तो एक कानून है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इतनी बड़ी खबर है, ये रुकिए, सांस लीजिए सर, थोड़ा सा मैं इस पे चाहूंगा थोड़ा सा बिल्ड करें इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, तलाल चौधरी साहब और अन्नयान साहब क्यों आए थे आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि ये जो 200 मुकदमे बने हुए हैं इसको रोकिए, बंद करिए इस काम को। मेरा ख्याल इसी तरह की बातों ने ना ये बानी पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाया है। जो जिस बात का कोई चीज़ दुनिया में वजूद ही नहीं होता उसको ये बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। अन्नयान साहब ने जिक्र किया कि यहाँ कोई सियासी फिजा बेहतर करिए, हालात अच्छे करिए, मुल्क के क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर। ये है सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, चाइना, टर्की, अमेरिका, ये इनके रवैयों से नाराज थे। आपका क्या ख्याल है कि आपको किसी ने गाड़ी दी हो कि आप यहाँ से लाहौर चले जाएं गाड़ी पे, तो आप अभी चक्री ना पहुंचे, आपको क्या गाड़ी वापस करो? वो जहाज वाला वाकया होता है ना, वो आपका वो खुशी में होता है, नाराजगी में होता है। वो क्यों मांगा था जहाज वापस? देखिए गुजारिश है, देखिए ना मामला ये है, ये जो समझते हैं ना कि उम्मत अन्नयान ने कहीं से कहा कि सियासी फिजा बेहतर। सर मेरा ख्याल है, पता नहीं उसको ये याद भी है कि नहीं कि ये अंदर है कि बाहर है। हाँ, ठीक है ना जी। और दूसरी बात, ये मुल्कों के तलकात हैं, और ये आप देख लें कि हमारी जो म्यूचुअल एक आगे बढ़ रही है, यानी बढ़ी है, वो उन्होंने हमारी बहुत सारी मदद की हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, उनकी बाकी मामलात में सऊदीया, यूएई, इसी तरह इंटरनेशनली IMF जिसे इन्होंने भी ख़त लिखे, देखे ना, पूरा सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह CPEC भी आगे बढ़ा है। हमने इस जो आपके SCO किसको फ़ायदा हुआ है? इस मुल्क को फायदा हुआ है। हुई है इधर। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मरियम नवाज़ की एक तकरीर आज आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक ज़माना था कि काफ़ी रख रखाव था, लेकिन पिछले चंद सालों में वो रहा नहीं है। मरियम का एक पहले भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया था, लेकिन आज वाली तकरीर किसी और अंदाज में है सकती है। तलाल साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्या उनको टारगेट करना चाहिए, अली मीन को या इमरान खान? देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, मैं भी एक मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, यानी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि पॉजिटिव चीज़ों पे बात करनी है, परफॉर्मेंस पे बात करनी है, लोगों के मसाइल पे बात करनी है, जो इनिशिएटिव्स हैं उस पे बात करनी। लेकिन एट लास्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है अपने दूसरों को, ठीक है ना जी। यानी अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हमारा मुकाबला इनसे सियासी, तो हमें इनसे रिस्पॉन्ड, और हमें ये बताना पड़ता है कि मेरे में, हमारी पार्टी में और उसमें क्या फ़र्क है। यानी एक साइड पे आप देख लें, मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन इनिशिएटिव्स हैं, बल्कि इससे भी ज़ायद। सीएम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ना करें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। आप उनकी मीडिया टीम का हिस्सा होते हुए आप करें तो आपका नहीं। देखे ना, 2 से देखे ना, वो भी हमारा पाकिस्तान है ना, ठीक है, हमें वोट कम मिले हैं KP से, लेकिन आप ये देखें ना, एक साथ बिल्कुल सूबा, यहाँ पर 2 से 3 दर्जन इनिशिएटिव्स, यानी कभी धीर आनी शुरू हो रहा है, स्कॉलरशिप शुरू हो रहे हैं, सोलर शुरू हो रहा है, सड़कें हैं, यानी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई-टेंडरिंग, जो जड़ावाला को फंड्स मिले हैं वो 40% लो पे, यानी वो जो सड़क 100 रुपए की बननी थी वो 60 रुपए की टेंडर हुई है। आप इनिशिएटिव, और दूसरा वो सूबा है जहां से ऐसी कोई आवाज ही नहीं आती, यानी वहां से आज भी इलाज करवाने आप पेम्स
और पॉली क्लिनिक चले जाएं, सबसे ज्यादा लोग केपी से आए होंगे। आप पिंडी के किसी हमारे दिल के हॉस्पिटल में चले जाएं, सबसे ज्यादा, लाहौर चले जाएं, आप लाहौर के, वो हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं, सूबे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें वहां के वसाइल कहां जा रहे हैं। बप्पी साहब, आप क्या जवाब देंगे मरियम की तकरीर का भी और तलाल साहब की ऑब्जर्वेशन का भी? आई पर्सनली बिलीव कि मरीम बीबी थोड़ा सा, मैंने आपको कहा ना कि आज का जो केस का जो फैसला है उसका सिर्फ डेफर होना पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनको फील हो गया कि हवाओं का जो रुख है वो तब्दील हो रहा है, टेबल्स हैव स्टार्टेड टू टर्न। मैंने आपको सुबह एक चीज अभी जो पहले स्टेटमेंट दी थी, शायद आपको दूसरी बात मुकम्मल ना हो पाई। दूसरा इशू उनको ये भी नजर आ रहा है ना कहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान साहब का फैसला अगर टर्न हो गया तो उसके बाद खान साहब का बाहर आना माहौल है, अगर इतने ही ज्यादा कंफर्टेबल, लेट हिम कम आउट। अगर उनके पॉलिटिकल केसेस खत्म हो जाए, वेयर डज दिस हुकूमत स्टैंड? वेरी फ्रैंकली मुझे तो वैसे अफसोस होता है कि वो सीएम कह रही है कि जी मैं मुंह में दांत ला के ये नहीं कह सकती। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पहले हुकूमतें, आज जब हुकूमत नहीं थी, मतलब उस वक्त जब आज 2013 की बात करें तो उस वक्त पैसे लूटते थे, जायदादें लूटते थे। आज ये बात है कि आज उन्हें पूरी जमहूरियत लूट के अपने पास डाली है। आज ये वो हमें बैठ के लेक्चर दे रहे हैं जिनके अपने घर की सीटें, अगर मरीम नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट देखी जाए तो ये इलेक्शन नहीं जीती, ये फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीत के ये, और इसके ऊपर हलफ उठाने के पूरा पाकिस्तान तैयार होगा। एवरीबडी नोज कि शी डोंट वन द इलेक्शन। वो बैठ के हमें देख रही, और ये वो लोग हैं जिन्हें फौज को गालियां दी थी, आज हमें लेक्चर देते हैं कि रियासत के साथ मोहब्बत करना सीख जाओ। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये जो बात आप इधर से टेबल स्टैंड करके गुफ्तगू करना शुरू कर देते, इट डजंट मेक एनी सेंस। असल पॉइंट ये है कि आप इस चीज के ऊपर आए कि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो कंज्यूमर का जो सीबीएम चाहिए थे इकोनॉमी को चलाने के, वो एग्जिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त रियासत और अवाम दो डिफरेंट जगह पे खड़े हैं। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये जो हुकूमत है ये अवाम की उमंगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये अवाम की जो असल जो सोच है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। असम्बली के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शहबाज शरीफ साहब ने जापान वाला एक ऊ करके एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया है कि पाकिस्तानी सियासत में एक नई चीज़ रवाज पा गई है। दिखाइएगा आज कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ। एक दफा जापान गया, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। सर मैं कोई नाम सुन सकता हूँ? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ये हुआ नहीं है। मैं आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम। जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे, खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। ये बप्पी साहब, ये आपने पाकिस्तानी सियासत में शहबाज शरीफ साहब को कॉपी करना शुरू कर दिया ऊ करके। वैसे भाई साहब ये तो आज खैर वहाँ पे थोड़ा सार्केज़म है। ऑन अ लाइटर नोट, यकीन करें आई फील एम्बैरेस्ड, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा है। हर दफ़ा ऐसी स्टेटमेंट, यकीन करें आप ये स्टेटमेंट किसी अफ्रीका के मुल्क में ले जाएं, आप युगांडा या इथोपिया में जाके सुना दें, लोग वहाँ भी हंसना शुरू कर देंगे। जहाँ आपको प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम को विजन देता है वो इस तरह की गुफ्तगू करनी शुरू कर दे। एंड ही वाज सीरियस, वो मजाक नहीं कर रहे थे। और ये जितने मिनिस्टर अल्फाज में वेरी डिस्करेजिंग करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया मुझे, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अपना मलिक साहब गुजारिश है कि अकल की कोई बात इन्हें बताए ना तो इन्हें बेहुदा ही लगती है। यानी जापान और जर्मनी की सरहदें जुड़ी हुई हैं, जो ट्रेन है वो लाइट की स्पीड से चलेगी, रात को दरख्त जो है ऑक्सीजन देते हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक है। हजरत मूसा का जिक्र नहीं है कुरान पाक में, ये बातें बिल्कुल ठीक है। यार खुदा के बंदे, उन्होंने एक मुहज़्ज़ब मुल्क की एग्जाम्पल दी है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यानी शहबाज शरीफ नहीं इन्हें चाहिए, बुज़दार चाहिए इन्हें। वो शहबाज शरीफ नहीं चाहिए जिसके पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर के मुल्क भी मानते हैं कि उसको काम करवाना और करना आता है। मुझे इतना बता दें। लेकिन सर आप ये मुनासिब लगेगा आपको कि शहबाज शरीफ का मुवाजना बुज़दार से किया जाए, उस्मान बुज़दार? सर जी मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, आप लाहौर और पेशावर, कराची और कोयटा, आप इनका मुकाबला कर लें, फ़र्क उसमें एक है कि वहाँ शहबाज शरीफ रहा है, ठीक है ना, अब मरियम नवाज है। मुझे ये बताएं, कोई दिन स्केजुअल निकालें सीएम, सारे सीएम्स का, और पंजाब के सीएम का भी स्केजुअल ले लें और केपी वाले का भी ले लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब जो, और पिछले 16 महीने में, और पहले जो बानी पीटीआई रहे हैं, अब स्केजुअल निकाल लें कितने घंटे और क्या काम करते थे और कौन सी चीज़ ठीक की। जो आपके ख्याल में जो काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पुलों को चेक करने जाते हैं 60 दिन में कितना काम हुआ है, या मरियम बीबी जो काम कर रही हैं लोगों में रजिस्टर हो रहा है? देखिए जो डेवलपमेंट या लोगों की जिंदगी को आप आसान बनाते, एट लास्ट वो
लोग उसे मान जाते हैं। कैसे आप भूल सकते हैं ना? आप रोज ऑरेंज लेन में बैठते हो, रोज मेट्रो पे बैठते हो, रोज मुफ्त दवाइयां लेते हो, साफ सुथरी सड़क से गुजरते हो, और एक जगह आप जाएं, जरा पेशावर तशरीफ ले जाएं। जो ये अब रिफॉर्म्स कर रहे हैं या पिछले दौर में इन्होंने की हैं हस्पतालों में, वो शहबाज शरीफ ने 1997 में की थी। ठीक है ना? गुजारिश ये है, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक चारों सूबे एक स्पीड से आगे ना बढ़े, और गवर्नेंस हो, डेवलपमेंट हो, पंजाब दूसरे सूबों से कदरे आगे। बाकी ये बात करते हैं, 13 साल हो गए हैं मलिक साहब, कितने 13 साल कंसेक्टिव आए ना। किस दिन मैं तो बार बार कहता हूं, पप्पी साहब भी आए, मुल्तान भी चले जाते हैं, मुर्दान भी चले जाते हैं। अगर फर्क ना हो मुझे नीचे बैठा लीजिएगा। मुझे फख्र है कि हमारी डेवलपमेंट, हमारी जो सियासत है वो डेवलपमेंट है। अच्छा बप्पी साहब, ये एक इशू डेवलपमेंट वाला तो शहबाज शरीफ क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन अभी मामला पुल बनाने से और सड़कें बनाने से ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम पे जुड़ा हुआ है। बातचीत की मेज़ के ऊपर भी कोई तरक्की शहबाज शरीफ भी करें और कुछ आप करें तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो जाए। ये बेयकीनी ख़त्म करें, अब आगे बढ़ें। अच्छा, वैसे मलिक साहब हम तैयार हैं। मैं सिर्फ एक तलाल साहब का एक सिर्फ जवाब दे दूं। अगर पंजाब की बात की जाए, डेवलपमेंट को छोड़ दें, पंजाब की 70% जो आपकी इंप्लॉयमेंट है ना, वो इस वक्त एग्रीकल्चर में किसानों के साथ जुड़ी है, और इस वक्त पंजाब का किसान खत्म हो चुका है। यकीन करें, 4000 की गंदम बिकती थी, आज 2400 रुपए मन पे गंदम लेने वाला कोई नहीं, और अगले साल गवर्नमेंट बाइंग कोई नहीं करेगी। गवर्नमेंट अगले साल बाइंग 2200 रुपए मन पे गंदम बिकेगी। सो चावल, गन्ना, कपास और गंदम चारों फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारी मुस्ताकी ग्रेड 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एकड़ होता था। एक से 2.5 लाख रुपए हमारी जमीन लेने को तैयार कोई नहीं है। जिस सूबे में जिसका किसान अगर यहां पे नहीं चल सकता ना, वहां पंजाब नहीं चल सकता। सड़कों से लोगों के पेट नहीं पलते, पुलों से लोगों के पेट नहीं पलेंगे। ये जो आप लैपटॉप दे रहे हैं, जब तक काश्तकारों को नुकसान हुआ है इस सीजन के अंदर, मलिक साहब गुजारिश है, काश्तकारों को नुकसान हुआ है। लेकिन बातचीत पे आ जाए, टाइम थोड़ा रह गया, आखिरी चंद मिनट है बातचीत। अच्छा, मैं मलिक साहब बातचीत मलिक साहब अल्टीमेटली एक बात बताऊं, बातचीत के लिए रियासत को सबसे पहले ना अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। रियासत अगर इस तरह चीज़ों को मजाक उड़ाएगी ना, कि अगर वो समझ रहे हैं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं मुज़ाकरात करें, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। भाई आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने May 9 कराया, हमने 26 नवंबर को अपने बंदे शायद खुद ही मरवा दिए होंगे। इन्वेस्टिगेट करने में डरते क्यों है? अगर आपको इतना सेंस ऑफ फेयर किस चीज़ का? हम आपसे कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप उनको आज़ाद करें। जो केस उन पे बने बस 200 पे रोक दें, आप 201 ना करें। अगर हमें वहां से जमानत मिलता है, जाने दें। 9 मई जैसे ड्रामेबाजी के पीछे 2.5 साल से आपने लोगों को रखा है, ये दमाश भी नहीं बंद करें। इसमें डर किस चीज का? अगर ये दो चीजें एक दफा बारसत कर, दो चीजें कर रहे हैं, 200 जगहों हर काम कर रहे हैं, अटैक हुआ, उसको ड्रामेबाजी ना कहें, तहकीक होनी चाहिए। वेरी फ्रैंकली, अगर 200 जगहों पे, तो फिर मलिक साहब फिर तो बहुत आसान है ना। अभी जुडिशियल कमीशन बनाए, डर पता किस चीज का है? कि अगर बात जुडिशरी में चली गई तो जजों का माइंडसेट तो ये नहीं पढ़ सकते ना। एक सेशन जज को कंट्रोल करने में जो अडयाला में बैठ के इस वक्त कादर का फैसला दे रहा है, और एक इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज शायद इनके प्रेशर पे ना आए, इस खौफ की वजह से जुडिशियल, हम अगर हम गिल्टी हैं, आप जुडिशियल कमीशन बनाए, हम माफी भी मांगेंगे और सजाएं भी भुगतेंगे। जी तलाल साहब आप बताइए सर, जुडिशियल कमीशन बना दें सर, अगर इनके कारनामे सामने आ सकते हैं उस तरीके से जुडिशरी के जरिए, तो आ जाने जाएं। फिर आपको नुकसान क्या? जुडिशल कमीशन अगर तो इसलिए बनाना है कि 9 मई की पहले सजाएं 2 साल 1.5 साल गुजर कर नहीं हुई और इसको डिले कर लें। देखिए उसके बाद अगली बात है TORs क्या होंगे। क्या 26 नवंबर के TORs हम ये डालें कि क्या एक सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल जो कि आम आदमी पे इस्तेमाल होने चाहिए उन समेत वफाक पे हमला करना चाहिए? क्या ये TOR हो सकते हैं कि गोली चली या नहीं चली? मैं कह रहा हूँ देखे ये होनी चाहिए। क्या मैं देखे क्या ये TOR नहीं होना चाहिए कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल उस पे रहनी चाहिए। वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट पूछे, लेकिन गोली चलाई गवर्नमेंट के लिए क्या रहनी चाहिए। और अगली बात, एहतजाज इस बात का नाम है कि आप एक हेड ऑफ द स्टेट आए हों और आप आके छतों पे और सरकारी 26 नवंबर के लिए जब भी कमीशन बनेगा उसको इस बात का फैसला तो करना पड़ेगा कि गोली चलाई तो किसने ऑर्डर किया और क्यों चली, कितने लोग जख्मी हुए, ये तो फैसला करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश मलिक साहब, मेरी कोई सियासी हुकूमत कमजोर से कमजोर भी कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती जब तक मजबूरी ना हो। लेकिन क्या मजबूरी? मैं एक आपसे गुजारिश, मजबूरी क्या थी? हमारी मजबूरी ये है कि कल आपने सवाल करना था। 9 मई पे कौन सवाल करता था कि क्यों एक्शन नहीं किया, क्यों हमें रोका नहीं? हमें रोक लेते ना। अब अगर रोका है तो कहते हैं रोका क्यों है,
यानी कमाल करते हैं। यानी मलिक साहब, आपने मेरे इसका मतलब गिरेबान यह है कि गोली चली पकड़ना है। था कि हेड ऑफ द स्टेट आया हुआ था साहब, और गोली आपने तो चली है ना, इसका मतलब वहां वो पहुंच गए, मुजाहिदीन मलिक साहब, क्यों पहुंचे? ठीक है ना। सो मलिक साहब, ये एक्सेप्ट हो गया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए आइन इजाजत देता है, जो कि पाकिस्तान के लोगों की असेंबली ने पास किया है कि कौन सी ताकत किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए और वो फिर मजबूरन करनी पड़ती। बप्पी साहब, कभी यूज ऑफ फोर्स को रियासत के लिए तरजीह नहीं देना चाहिए। मैं उसका हामी नहीं हूं, आप बार बार पूछ रहे थे, मैं उसका हामी नहीं हूं, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए कोई रास्ता तो निकालना। आप सियासी लोग हैं, आप लोग रास्ता निकालना, बैठे और रास्ता निकालें। निकालने को तैयार है, वेरी फ्रैंकली हम तो रास्ता निकालने को तैयार है। मेरा एक सवाल है, क्या रेट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए अब चॉइस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने लाशें गिरा दी? अब सवाल ये कि इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते, लाशें कितनी गिरी, क्यों गिरी, किसके हुक्म से गिरी, क्या फर्क पड़ता है बता दे। और दूसरा एक सवाल है मलिक साहब, डी चौक क्या आसमान से उतरा हुआ है? ये कोई बहुत होली प्लेस है? यहाँ प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के बाहर हो सकते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो सकते हैं, डी चौक में ऐसी क्या तकलीफ है? और हर दफा जब प्रोटेस्ट करते हैं मलिक साहब, जब प्रोटेस्ट करते हैं दुनिया से कुछ ऐसा ढक्का बुला लेते हैं, ये जी फलाना हेड ऑफ द स्टेट घर है या इनके उधर जो घर है, हम इजाजत दें कि वो इनके घर के अंदर लोग दाखिल हो जाए क्योंकि वो एहतजाज कर। मेरा घर और डी चौक में बड़ा फर्क है हजूर। डी चौक ये ऊपर से उतरा हुआ घर है, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान है, डी चौक मेरा इस्लामाबाद मेरा कैपिटल है, 25 करोड़ आवाम की वहां पे है पड़ी। मुल्तान मेरे घर से क्या ताल्लुक हो सकता है? नंबर 1। जब क्या ये राइट बनता है कि अगर कोई मेरे घर प्रोटेस्ट करेगा नोट आगे गोली मार दूंगा? फिर मिसिंग पर्सन गेट अवे विद दिस थिंग, इसीलिए इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। लेट द वर्ल्ड नो के पास वहां पे डी चौक पे हुआ क्या था। वो 14 लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, उनकी फैमिली सोशल मीडिया पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं देते। हम मलिक साहब एक बात बताओ, मैं आज इमरान खान साहब कहते हैं कि 25 जनवरी को प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद 16 को बात आगे बढ़ी, फिर किसी हेड ऑफ द स्टेट को बुला लें, वो देखिए जी फलाना आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। इनको तो मौका इस दफा फैसला है, वो जो इनकी ख्वाहिश है वो हो जाएगा 17 को फैसला। और इनकी जो इनका ख्याल है ना, क्योंकि डील और ढील ऐसे कोई हालात नहीं है। तलाल चौधरी साहब, रौन वास, बप्पी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।